मैंने कूड़े के ढेर में एक असली अमीर घर की बेटी को पाया। सिस्टम ने मुझे उसकी परवरिश करने को कहा और रोज उसे डांटने और परेशान करने को कहा ताकि उसका मजबूत चरित्र तैयार हो सके। मैंने बुरी तरह सिर हिलाया। यह तो बहुत आसान है, मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। 16 साल बाद मैं उसे लेने आए उसके परिवार वालों से स्कूल के गेट पर मिली। मैंने चप्पल पहन रखी थी और हाथ में 2 बहुत लंबे बिजली के डंडे थे। उसके माता पिता लग्जरी कार में आए थे और 16 तोहफे लेकर आए थे, 1 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक के हर जन्मदिन के लिए। घर के मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक नजर में समझ गया, इन सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी। जिया क्वांजिन उस आदमी के पास जाकर उससे लिपट गई और उसने चुपचाप जेन क्वांजिन की ओर देखा। बड़ी बहन, मेरे साथ मत चलो। जेन क्वांजिन ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, फिर सीधे मेरी ओर दौड़ा और एक झटके में स्टार्च वाली सॉसेज छीन ली। पापा, आप फिर से यही खा रहे हो? जब मुझे कूड़ेदान के पास असली अमीर घर की बेटी मिली थी तब वह सिर्फ 1 महीने की थी और बहुत कमजोर थी। यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज भी मरते हुए बिल्ली के बच्चे जैसी बहुत धीमी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया वह रोना बंद कर दी। उसकी गोल गोल आंखें मुझे घूर रही थीं। अचानक उसकी आंखें अर्धचंद्र जैसी मुड़ गईं। मैंने भौहें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, ये मत सोचना कि तुम मुझे अपनी मासूमियत से बहका लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए पाल रही हूँ। सिस्टम थोड़ा बेबस होकर बोला, तो फिर तुमने उसे छुआ क्यों? मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। धत, मैं बहक गई थी। मैंने जल्द ही खुद को संभाला। बच्चे को बुरी तरह पालने के अपने सिद्धांत पर कायम रहते हुए मैंने उसके लिए बेबी स्टोर का सबसे सस्ता दूध खरीदा, लेकिन उसे वह ज्यादा पसंद नहीं आया। उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई और आंखों में शिकायत भर गई। बहुत नखरे करती हो, पीना है तो पियो। लेकिन उसने ई आया करते हुए अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और मेरी तर्जनी पकड़कर उसे हिलाया। अगली सुबह मैंने एक और पार्ट टाइम काम कर लिया। रात को मैंने ज्यादा अच्छे स्वाद वाला दूध का पाउडर खरीदा। क्या यह सही है? अगर वह अच्छा दूध का पाउडर नहीं पिएगी तो उसे पैसे के बदले कैसे दे पाऊंगी? रात को सोते समय वह असामान्य रूप से शांत थी। मैं करवटें बदलती रही और हर 1 मिनट बाद जाकर उसकी सांस जांचती रही। मैंने इंटरनेट पर भी खोजा, क्या बच्चे का ज्यादा न रोना सामान्य है? छठी बार जांचने के बाद आखिरकार मैंने उसे जगा दिया। मैं बस ये सुनिश्चित कर रही थी कि वह मरे नहीं। इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम सही कह रहे हो। जब ये छोटी बच्ची 3 साल की उम्र तक स्वस्थ होकर बड़ी हो गई तब आखिरकार मैं अपनी बुरी प्रवृत्ति का खुलकर इस्तेमाल कर सकती थी। आज से तुम खुद अपने जूते के फीते बांधोगी। शायद सच में जेन क्वांजिन बहुत समझदार थी। उसने बहुत जल्दी खुद अपने जूते के फीते बांधना, खुद सोना, खुद खाना और यहाँ तक कि खुद अपने मोजे धोना भी सीख लिया। ये कैसी जूते के फीते वाली बात है? तुम नहीं समझोगी। मेरी योजना अभी शुरू ही हुई है। आगे मैं उसे फर्श साफ करना, गंदे और थकाने वाले काम करना सिखाऊंगी और उसे अपना गुलाम बना दूंगी। लेकिन उम्मीद के विपरीत जेन क्वांजिन बहुत आज्ञाकारी और समझदार थी। मैं जो भी कहती वह वही करती। लेकिन उसके सबसे सख्त पिता होने के नाते मैं उसकी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए जब उसने पोछे के कपड़े से पानी निचोड़कर उसे फैला दिया तो मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़कर उसे जोर से डांटा। तुम इतनी बेवकूफ हो, आगे चलकर तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें नापसंद नहीं करेंगे क्या? उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए कमरे में भाग गई। मैं तुरंत उसके पीछे गई और दरवाजे से कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने लगी। अंदर से आने वाली रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। मैं बहुत घबरा गई। अब क्या करूं? कहीं तुम रोते रोते बेहोश तो नहीं हो गई? इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी, है ना? तुम सही कह रहे हो। मैं 5 मिनट और इंतजार करती हूँ। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। छोड़ो, सीधे जाकर देखती हूँ। मेरी बात खत्म होने से पहले ही मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाने पर जेन क्वांजिन मेज पर झुककर चित्र बना रही थी। मैंने उसे तुरंत उठा लिया और गंभीर चेहरा बनाकर समझाया, मैं अभी जो कह रही थी वह सब झूठ था। तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी नापसंद नहीं करेंगे। पापा, चित्र में एक बड़ा और एक छोटा व्यक्ति था। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए। मैं चुप हो गई। पापा, आप मत रोइए, मैं रो नहीं रही हूँ। बाद में मुझे पता चला कि यह तरीका उस पर बिल्कुल काम नहीं करता था। उल्टा हर बार मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते थे। इसलिए मैंने तरीका बदल दिया। मैंने चित्रों वाली किताबें खरीदी और उसे जमकर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये फिर क्या है? तुम नहीं समझोगी। मैं पढ़ाई के बोझ से उसे दबा दूंगी। पहले दिन मैंने उसे मैं, तुम, वह सिखाया। दूसरे दिन मैंने उसे प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद सिखाया। मैं पापा से प्यार करती हूँ। तीसरे दिन उसने सब कुछ समझ लिया। वह छोटे चूजे की तरह चहचहाते हुए मेरे पीछे दौड़ती रही। मैं पापा से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। मैंने लाल होते चेहरे के साथ गुस्से में किताब बंद कर दी। धत, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसके प्राथमिक स्कूल जाने से पहले मुझे उसका पंजीकरण करवाना था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसका नाम ही नहीं रखा था। मैं अब तक उसे सिर्फ छोटी बच्ची कहती आई थी। पापा, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तुम्हें उसके लिए ऐसा नाम रखना होगा जिसे वह पूरी जिंदगी याद रखे। उसे दर्द और संघर्ष में डालने वाला नाम। यहाँ सुझाव है कि जाहोदी जैसा आम और लोगों को चुभने वाला नाम रखा जाए। मैंने कुछ देर सोचा और पूरी रात सोचती रही। अगले दिन मैंने आत्मविश्वास से उसका पंजीकरण कर दिया और सिस्टम से अपनी तारीफ करवाने लगी। मैंने तुम्हारी सलाह मानी और ऐसा नाम रखा जो उसे पसंद नहीं आएगा। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई। अब से तुम्हारा नाम सुहानियान होगा। हा हा हा। छोटी बच्ची को सर्दियों की ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। वह जरूर बहुत गुस्सा होगी। मैंने अपनी कामयाबी पर कुछ बार हंसते हुए कहा, बाय बाय, तुम्हारी
वजह से मुझे महिलाओं के साथ शायद कुछ गलत है। प्राइमरी स्कूल में जाने के बाद मैंने उसे आदेश दिया कि उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। सुहानियान ने आज्ञाकारी होकर हामी भर दी और काफी शांत हो गई। घर आते ही वह घर का काम करती, होमवर्क लिखती और सोने से पहले मेरे लिए बिस्तर भी लगा देती। हम सच में एक दूसरे से दूर हो गए हैं, है ना? इसका मतलब है कि मेरी बुरी परवरिश की योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से उसके कमरे में जाकर उसकी हालत देखने लगी। अगले दिन स्कूल से लौटते समय वह स्टार्च वाली 2 सॉसेज खरीद कर आई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या पापा ने ही चुपके से मेरे स्कूल बैग में नहीं रखे थे? वह गलती से रखे गए थे। तो पापा ने परसों भी गलती से रखे थे, पिछले हफ्ते भी गलती से रखे थे और पिछले महीने भी गलती से रखे थे। और ये सब जंक फूड है। किसने तुम्हें इन्हें खाने दिया? उसकी उम्मीद भरी नजरों के सामने मैंने 3-4 निवालों में सारी स्टार्च वाली सॉसेज खा ली। घर आने के 2 घंटे बाद मैं खुद बनाई हुई स्टार्च वाली सॉसेज लेकर उसके कमरे में गई। देखा, इसे कहते हैं हेल्दी खाना। सुहानियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी और उसने सारी स्टार्च वाली सॉसेज बिल्कुल साफ कर दी। तुम क्या जानो? मैं तो बस उसे अपने लिए जहर जांचने को कह रही थी। मैं संतुष्ट होकर वहां से चली गई। सुहानियन बहुत होशियार थी। लगभग हर बार उसके पूरे अंक आते थे। आखिरकार तीसरी कक्षा की अंतिम परीक्षा में उसके अंग्रेजी में सिर्फ 98 अंक आए। इतनी लापरवाही कैसे कर दी? उन 2 अंकों को क्यों घुमाया? माफ करना पापा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। सुहानियान ने सिर झुकाकर अपनी गलती मानी और चुपचाप कमरे में चली गई। ये तरीका अच्छा है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं सुहानियान की पीठ देखते हुए चुपचाप रोने लगी। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? कुछ मिनट बाद रसोई में खाना बनाने आई। सुहानियान ने मुझे कोने में बैठकर रोते हुए देख लिया। मैं तुरंत खड़ी हो गई और अपना चेहरा पोंछ लिया। पापा, आप फिर रो रहे हो? मैं नहीं रो रही, बस रसोई के धुएं से आंखों में जलन हो गई। पापा, अगली बार मैं पूरे अंक लाऊंगी। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अकड़ते हुए चुपके से उसके कंधे को गले लगा लिया। तुम मुझे बचाने वाली नहीं हो क्या? देखो, चुप रहो। इसे कहते हैं सुअर बनकर बाघ को खा जाना। जब तक वह मुझ पर भरोसा नहीं कर लेता, तब तक मैं उसे जोरदार चोट पहुंचाऊंगी। लेकिन काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी मुझे यह मौका नहीं मिला। इसके बजाय एक दिन रोती हुई सुहानियान घर वापस आई। मैंने बहुत लंबे समय से सुहानियान को रोते हुए नहीं देखा था। घर आते ही वह मेज पर सिर रखकर रोने लगी। शाओयान, क्या हुआ? पापा को बताओ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मैं घबराकर कई चक्कर लगाने लगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद आखिरकार उसने रोते हुए अपने दिल की बात मुझे बताई। मैं पापा की सगी बच्ची नहीं हूँ, बस इतनी सी बात। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें कूड़ेदान के पास से उठाया था? सुहानियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। सच में? हाँ, मैं बहुत सहज थी। मैं अक्सर उससे कहती थी कि मैंने उसे कूड़ेदान से उठाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। उसने होंठ सिकोड़ लिए और फिर रोने लगी। तो क्या हुआ? सुहानियान के दिमाग में मेरे साथ बिताए सारे साल घूम गए। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ? उसका रोना रुक गया। तो क्या मैंने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश नहीं की? तुम मेरी सगी बच्ची नहीं हो, तो इससे वर्तमान स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? सुहानियान ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। नहीं, ये मूल रूप से एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। इससे असली अमीर घर की बेटी को दिल पर बहुत गहरी चोट लग सकती थी। मेरी चिंता मत करो, मेरी अपनी गति है। अगले दिन सुहानियान स्कूल गई। वहाँ वे कुछ परेशान करने वाले लड़के थे। तुम तो उठाई हुई बच्ची हो, है ना? तो क्या हुआ? चैन द पेंग, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कपड़े धोना तक नहीं सिखाया। वे तुमसे जरूर प्यार नहीं करते। वो जाओ, तुम हर बार आखिरी नंबर पर आते हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी परवाह तक नहीं करते। उन्हें तुमसे कोई उम्मीद जरूर नहीं है। पेंग या पेंग, तुम रोज जंक फूड खाते हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते तक नहीं। उन्हें तुम्हारी सेहत की बिल्कुल चिंता नहीं है। तीनों बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और शर्म से उनके चेहरे लाल हो गए। तो क्या हुआ? मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे किस बात का डर है? मेरे और सुहानियान के दिन इसी तरह एक एक करके गुजरते गए। अपने शानदार अंकों के दम पर उसने शहर के सबसे अच्छे मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल में दाखिला लिया। मैं बहुत खुश थी और उसे हाई स्कूल के पास वाले घर में ले आई। सुहानियान को पता चला कि किराया बहुत महंगा है, इसलिए उसने खुद पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने की बात कही। नहीं, क्यों नहीं? तुम पार्ट टाइम ट्यूशन करोगी तो पढ़ाई प्रभावित होगी। अगर उस समय तुम किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाई तो पैसे कमाकर मेरी परवरिश कैसे करोगी? बात तो सही है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे यह डर भी था कि कहीं वह सच में मेरी बात को गंभीरता से लेकर पढ़ाई छोड़कर काम न करने लगे और मेरी परवरिश करने के लिए पैसे न कमाने लगे। मैं कुछ और साल तुम्हारी परवरिश कर सकती हूँ, कोई समस्या नहीं है। इसे लंबी अवधि का निवेश समझो। सुहानियान मुस्कुराई। धन्यवाद पापा। रास्ते में मिली हुई मैंने नया स्कूल बैग निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। पापा, मेरा पुराना बैग अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मैं कह रही हूँ कि इसे इस्तेमाल करो तो करो, इतनी बातें क्यों करती हो? सुहानियान
मुस्कुराते हुए बैग ले गई। स्कूल जाने से पहले उसने अपना सिर बाहर निकालकर कहा, मुझे स्टार्च वाली सॉसेज खाने का मन कर रहा है। पता है, उस रात मैं बहुत जल्दी स्टार्च वाली सॉसेज लेकर स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करने लगी ताकि छुट्टी के बाद उसे लेने जा सकूं। स्कूल के गेट पर लोगों की भीड़ के बीच माता पिता की हैरान और ईर्ष्या भरी नजरों के सामने 4 लोग नीचे उतरे। सबसे आगे एक पति पत्नी थे। दोनों ने खुद को बहुत अच्छी तरह संभाल रखा था और पूरे शरीर पर महंगे गहने और शानदार कपड़े थे। बाकी 2 शायद भाई बहन थे। छोटी बहन ने घबराकर अपने बड़े भाई के कपड़े का कोना पकड़ रखा था, जबकि भाई ने पूरे इलाके को नफरत भरी नजरों से देखा, जैसे वह हम जैसे लोगों के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता हो। काफी समय से शांत पड़ा सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया। लियू परिवार असली अमीर बेटी को लेने आया है। मैं वहीं जड़ हो गई। सिस्टम ने कहा था कि जब सुहान्यान 16 साल की हो जाएगी तब उसके असली माता पिता उसे लेने आएंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी अचानक आ जाएगा। मैंने अनजाने में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर नीचे अपने कपड़ों को देखा। पैरों में चप्पल, शरीर पर 30 युआन की टी शर्ट, बाल थोड़े बिखरे हुए और हाथ में 2 स्टार्च वाली सॉसेज। सुहान्यान के परिवार वालों से मेरी हालत बिल्कुल अलग दिख रही थी। मैंने होंठ भींच लिए और वहीं खड़ी रही। 2 मिनट बाद हाई स्कूल की छुट्टी हो गई। सुहान्यान स्कूल के सामने खड़ी थी। उसके बाल साफ सुथरे और करीने से बंधे थे। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीन ऊपर मोड़ रखी थी, जिससे उसकी मजबूत बाहें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कोई खुशखबरी सुनाना चाहती हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह चारों ओर उत्सुकता से देख रही थी। उसे पता था कि मैं निश्चित रूप से उसे लेने आऊंगी, लेकिन मैं अनजाने में भीड़ के पीछे छिप गई। सुहान्यान के मुझे ढूंढने से पहले ही लियू परिवार वालों ने उसे देख लिया। लगता था उन्होंने पहले ही सुहान्यान के बारे में जानकारी जुटा ली थी और उन्हें पता था कि वह कैसी दिखती है। लियू मैडम सबसे पहले आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने धीमी आवाज में उसे पुकारा, क्या तुम हो? माफ कीजिए आंटी, आपने गलत पहचान लिया। लियू साहब भी तुरंत आगे आए और सुहान्यान को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मैं लियू परिवार का लियू जिमिंग हूँ। उन्होंने कुछ समझाने के बाद कहा, तुम लियू अनान हो, हमारी सगी बेटी। हम आज तुम्हें घर ले जाने आए हैं। आसपास के लोगों ने अपनी नजरें उनकी ओर कर दी। सुहान्यान ने गहरी सांस ली और असहज होकर एक कदम पीछे हट गई। क्या यह कोई सड़क पर किया जाने वाला मजाक है? मुझे घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। क्या आप किसी और को ढूंढ सकते हैं? लियू मैडम ने हैरानी से सांस खींची, जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक बात सुन ली हो। तुम्हें घर पर खाना भी बनाना पड़ता है? मेरी बेटी, तुम इतने सालों से कैसी जिंदगी जी रही थी? अब तक शिष्ट बनी हुई सुहान्यान यह सुनकर अचानक चुप हो गई। वह कुछ कहती, उससे पहले राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की आगे आई। वह आंसू पोंछते हुए सिसकने लगी और सुहान्यान के सामने झुक गई। माफ करना, इतने सालों तक मैंने तुम्हारी जगह ले रखी थी, लेकिन पापा मम्मी ने इन सालों में मुझे बहुत प्यार किया है। मैं सच में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे जाने से रोक नहीं सकती? अगर तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। शियू तो लियू परिवार की 16 साल से बिछड़ी हुई बेटी है। पहली बार मिलते ही यह सब इतना जल्दबाजी में हो रहा है। किसी भी हालत में पहली मुलाकात ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां इतनी भीड़ हो। और उन्होंने नकली अमीर बेटी से सबके सामने इस तरह माफी भी मंगवाई। क्या वे सुहान्यान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे? सिस्टम ने मेरी बेचैनी को भांप लिया और मुझे याद दिलाया, वहां मत जाना, उसे घर आने दो, फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्सा दबाया। तभी एक और आवाज सुनाई दी, मिंजू, तुम्हें इतना झुकने की जरूरत नहीं है। एक लड़के ने दर्द भरे भाव से लियू वोयान के कंधे पर हाथ रखा और फिर सुहान्यान का रास्ता रोक लिया। अनन, तुम अपने परिवार वालों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा है। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर और संस्कार नहीं है? मिंजू रोकर तुमसे माफी मांग रही है और तुम कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे रही। क्या तुम पत्थर दिल हो? मुझे लगा वह ऊपर से दबाव बनाकर सुहान्यान को तोड़ना चाहता था, लेकिन इन सालों में सुहान्यान को इतना अच्छा पोषण मिला था कि उसकी लंबाई उस लड़के जितनी हो गई थी। इसलिए सामने वाला केवल अपने रौब से उसे दबाने की कोशिश कर सकता था। सुहान्यान आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। उसने गहरी सांस ली और सुरक्षा गार्ड के केबिन की ओर जोर से चिल्लाई, गार्ड अंकल, कोई मुझे परेशान कर रहा है। सुहान्यान का स्वभाव बहुत अच्छा था और उसकी भावनात्मक समझ भी बहुत अच्छी थी। चाहे शिक्षक हो, सहपाठी हो, तालाब वाली आंटी हो या सुरक्षा गार्ड अंकल, सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके एक बार बुलाते ही तमाशा देखने में लगे सुरक्षा गार्ड तुरंत लोहे का कांटा लहराते हुए आगे बढ़े। जल्दी जल्दी जल्दी! लियू परिवार के लोग आराम और ऐशो आराम के आदी थे। उन्होंने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं झेला था। वे एक तरफ अटकते हुए सफाई देने लगे और दूसरी तरफ पीछे हटने लगे। सुहान्यान ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और उन्हें पार कर गई। उसने भीड़ में तेजी से मुझे ढूंढा और मेरी जगह देखते ही एक चंचल चिड़िया की तरह उछलती कूदती मेरी ओर दौड़ी। मेरे हाथ में स्टार्च वाली सॉसेज देखकर उसने तुरंत असहमति वाला चेहरा बना लिया। पापा, आप फिर जंक फूड खा रहे हो? बकवास, ये मैंने खुद बनाया है। सुहान्यान ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर स्टार्च वाली सॉसेज को ध्यान से देखा और पूरे विश्वास से कहा, यह तो तुम्हारी बनाई हुई स्टार्च वाली सॉसेज का एक हिस्सा हमेशा जल जाता है। धीरे बोलो, इसमें कौन सी गर्व की बात है? जंक फूड भी तो तुम्हारे लिए एक लाया हूँ। धन्यवाद पापा। मैं उसका हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर
अगर मैंने एक बार पीछे देखा तो लियू परिवार वाले हमारे पीछे आ जाएंगे। रास्ते में मैंने उससे पूछा, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। अंतिम परीक्षा के बाद पेरेंट्स मीटिंग है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह कुछ देर रुका और फिर थोड़ी परेशानी के साथ बोला, लेकिन स्कूल की छुट्टी के समय स्कूल के गेट पर मुझे एक पागल परिवार मिल गया। वे बार बार कह रहे थे कि मेरा नाम लियू आनान है। लियू ग्रुप के बारे में मैंने जरूर सुना है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? अगर तुम सच में उनकी बेटी हो तो? मेरा दिल कस गया और मैंने सावधानी से पूछा, अगर वे सच में मेरे परिवार वाले हुए तो मैं उन्हें सबसे अच्छे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दूंगी। सुहान्यान अचानक रुक गई। मेरी घबराई और बेचैन नजरों के सामने उसने गंभीरता से जवाब दिया। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी। कुछ देर बाद मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, लेकिन वे बहुत अमीर हैं। सुहान ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं उन्हें पुराने कपड़े दे दूंगी और फिर उनके पैसे किसी ज्यादा काम के इंसान को दान कर दूंगी। उनकी ऐसी मानसिक हालत में क्या वे पैसे ठीक से खर्च कर पाएंगे? इससे अच्छा है कि कोई और उनके पैसे खर्च कर दे। मैंने पूरी तरह सहमत होकर सिर हिलाया। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, सुहान्यान ने पैर उछालते हुए कहा। यह सब पापा ने अच्छा सिखाया है। हम दोनों इसी तरह बातें करते हुए हंसते खेलते घर लौट आए। लेकिन जैसे ही मैंने रात का खाना बनाया, एक अनचाहे मेहमान ने दरवाजा खटखटा दिया। बिना सोचे ही पता चल गया कि लियू परिवार घर तक आ गया है। मैं जानती थी कि यह दिन देर सवेर जरूर आएगा। मैं उठने ही वाली थी कि सुहान्यान पहले ही खड़ी हो गई। उसका स्वर शांत था। पापा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। लियू परिवार के चारों लोग बिल्कुल ठीक से दरवाजे के बाहर खड़े थे। लियू मैडम को डर था कि सुहान्यान दरवाजा बंद न कर दे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसके जन्म का प्रमाण निकाल लिया और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अनन, अभी जो हुआ वह सब गलतफहमी थी। मैं सच में तुम्हारी सगी माँ हूँ। सुहान्यान ने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा। मैंने अपनी नजरें थोड़ा हटा ली। तो अंदर आ जाइए। सुहान्यान ने आंखें नीचे कर ली और एक तरफ हटकर उन्हें रास्ता दे दिया। अभी हुए तमाशे के बाद उन चारों का रवैया थोड़ा दूर दूर का था, लेकिन कम से कम अब उनका व्यवहार काफी सामान्य था। यह तुम्हारा बड़ा भाई लियू लिंगत्यान है, तुमसे 3 साल बड़ा है, और यह लियू रुआयान है। इसका जन्म तुमसे 1 घंटे बाद हुआ था। उस समय मैं और आया दोनों ने एक ही अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। आया ने चुपके से हमारे बच्चों को बदल दिया और फिर तुम्हें फेंक दिया। कुछ समय पहले हमें पता चला कि रुआयान मेरी सगी बेटी नहीं है। हमने तुरंत अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल करके जांच शुरू कर दी। कल तक जाकर हमें तुम्हारे बारे में जानकारी मिली। माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी जिंदगी जी रही होगी। लियू मैडम ने कमरे की सजावट को देखा। उनके चेहरे पर छिपी हुई नापसंदगी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसी जगह पर कोई कैसे रह सकता है? सुहान्यान का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्यों नहीं रह सकते? सुहान्यान के दिल में यह घर व जगह था जिसे उसने और मैंने मिलकर धीरे धीरे सजाया था। गर्मियों में हम दोनों सेकंड हैंड एयर कंडीशनर के सामने बैठकर तरबूज खाते और हवा लेते थे। सर्दियों में हम गर्म पानी की थैलियां पकड़कर पुराने सोफे पर एक दूसरे से सटकर बैठते और साथ में टीवी देखते थे। अनन, तुम्हारा ये कैसा लहजा है? लियू जिमिंग अधीर हो गया। बिल्कुल बड़ों का सम्मान नहीं है। उसने तुरंत मेज पर हाथ पटका, भौहें सिकोड़कर सुहान्यान को घूरने लगा। और बात करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे साथ घर चलो। बाय बाय। आप गुस्सा मत कीजिए। उन्हें सामान पैक करने के लिए थोड़ा समय तो देना चाहिए। इस कूड़े के ढेर में ऐसा क्या है जिसे पैक करना है? लियू रुआयान ने फिर सुहान्यान को देखा। तुम जल्दी से पापा से माफी मांग लो। पापा का दिल ठीक नहीं रहता, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। असल में मम्मी पापा तुम्हें घर वापस ले जाना चाहते हैं। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं, गहने, आभूषण, मिठाइयां और खूबसूरत कपड़े। सब मैंने खुद चुने हैं। मम्मी पापा और मिंजू ने मिलकर तुम्हारे लिए 16 जन्मदिन के तोहफे तैयार किए हैं। अब देखकर लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। पास खड़ा लियू लिंगत्यान यह सुनकर लगभग पानी से घुट गया। सुहान्यान एक तरफ बैठी थी। यह सुनकर उसने हल्की हंसी उड़ाई। मुझे लगता है तुम लोगों का परिवार काफी खुशहाल है। एक बोलता है और दूसरा उसी बात को आगे बढ़ाता है। लगता है तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं और मेरे पापा काफी अच्छे से रह रहे हैं। जहाँ तक तुम्हारे पालने वाले पिता की बात है, लियू लिंगत्यान ने आखिरकार मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी नजर दी। हम तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। लियू जिमिंग के स्वर में थोड़ी धमकी थी। लियू मैडम ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसे मेज पर रखकर मेरी तरफ सरका दिया। ये तुम्हारा मेहनताना है, इसमें 10 मिलियन है। अनान की परवरिश करने के लिए धन्यवाद। उसकी आंखों में ज्यादा पछतावा नहीं था, बल्कि उसका रवैया ऐसा था जैसे वह कोई औपचारिक लेन देन कर रही हो, और उसमें हल्की सी नापसंदगी भी थी। मैं समझ सकती थी कि मैंने सुहान्यान को जिस तरह बड़ा किया था उससे वह संतुष्ट नहीं थी। उसे लियू रोयन जैसी आज्ञाकारी, समझदार, नखरे करके लोगों को खुश करने वाली बेटी ज्यादा पसंद थी। लेकिन मेरी नजरों में मेरी हनियान दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची थी। मैंने अपनी मुठियाओं भींच ली और गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि सिस्टम की आवाज सुनाई दी। होस्ट, बेवकूफी मत करो, वही उसके असली माता पिता हैं, और तुमने उसे 16 साल तक पाला भी तो इसी दिन के लिए
था, है ना? जब असली अमीर बेटी घर लौट जाएगी तो सिस्टम तुम्हें एक और रकम देगा। क्या यही वो चीज नहीं है जो तुम शुरुआत से चाहती थी? मैंने होंठ काटे। ये सच में वही था जो मैं शुरुआत में चाहती थी, लेकिन इतने साल बीत चुके थे और सुहान्यान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ सकती। सिर उठाते ही मेरी नजर सुहान्यान से मिली। वह चुपचाप मुझे देख रही थी और मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें काले नीलम जैसी थीं, शांत, लेकिन उनके भीतर एक ताकत छिपी हुई थी। वह मेरे 16 साल के खून पसीने और 16 साल के प्यार से धीरे धीरे तराशी गई रोशनी थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। सबकी नजरों के सामने मैंने अपना मुंह खोला ही था कि सिस्टम ने फिर मुझे याद दिलाया। होस्ट, क्या तुमने कभी बच्चे के नजरिए से सोचा है? सू परिवार के पास बहुत बड़ा कारोबार और संपत्ति है। अगर वह घर लौटती है तो उसे हर चीज मिलेगी। तुम्हारे साथ रहकर वह सिर्फ किराए के घर में रह सकती है, सस्ते कपड़े पहन सकती है और तुम्हारे लिए खाना बनाने और घर साफ करने में मदद करती रहेगी। इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाई हैं। एक्सयू परिवार में वापस जाने के बाद उसे न तो किराया भरने के लिए पैसे न होने की चिंता होगी, न किसी हॉबी क्लास में जाने के लिए पैसे न होने की। वहां उसकी सेवा करने के लिए बहुत से लोग होंगे। क्या तुम सच में अपनी स्वार्थी इच्छा के लिए उसे अपने साथ गरीबी और तकलीफ झेलने देना चाहती हो? मैं स्तब्ध रह गई। सिस्टम की हर बात मेरे दिल में उतर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं हन्यान को देखती, पिछले 16 सालों की हर याद मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैं मन ही मन उसका विरोध करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन वे लोग हन्यान के साथ अच्छे नहीं हैं। आज पहली बार मिले हैं और पहले ही 16 साल की एक लड़की को दबाने में लगे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हन्यान घर जाकर सुखी रहे, न कि बस एक जगह से दूसरी जगह जाकर फिर से तकलीफ झेले। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर हन्यान को चुनने दिया जाए तो वह निश्चित रूप से मेरे साथ रहना चुनेगी। वह अभी सिर्फ 16 साल की है। उसे पैसे और ताकत की अहमियत कैसे पता होगी? लेकिन तुम एक वयस्क हो, तुम्हें समझना चाहिए कि यह उसके जीवन का जरूरी रास्ता है। वह असली अमीर बेटी है। उसे अपने पुराने जीवन की सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ना होगा और बार बार अपने कामों से सबका प्यार हासिल करना होगा। कठिनाइयों के बाद उसे पूरी जिंदगी की खुशी मिलेगी। तुम चाहती हो कि उसे लंबे समय तक दर्द सहना पड़े या थोड़े समय का? मैं चुप हो गई। मेरे पास सिस्टम की बात का कोई जवाब नहीं था। सुहान्यान का मुंह पर इतना भरोसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि इन 16 सालों में मैं ही उसका एकमात्र सहारा और परिवार थी। असल में मैंने उसे बहुत कम दिया था और लियू परिवार के लोगों का उसके प्रति बुरा रवैया निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि वे अभी हन्यान को जानते नहीं थे। एक बार वे उसके साथ लंबे समय तक रहेंगे तो निश्चित रूप से मेरी तरह ही समझेंगे कि हायान दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। सुहायान की नजरों के सामने मैंने हाथ बढ़ाया और चुपचाप वह बैंक कार्ड उठा लिया। लियू मैडम मेरी बात मानने से बहुत संतुष्ट हुई। फिर उन्होंने हान्यन की ओर देखा, जैसे कह रही हूँ, देखो वह तुम्हें भी नहीं चाहती। अब तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सू हान्यन को यह सब कैसे समझाऊं, इसलिए मैं लगातार सिर झुकाए रही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, हन्यान एक समझदार और अच्छी बच्ची थी। उसने कुछ भी नहीं पूछा, फिर भी वह मेरी पसंद समझ गई। वह खड़ी हुई और चुपचाप कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। 5 मिनट बाद वह नया खरीदा हुआ स्कूल बैग पीठ पर लटकाकर बाहर आई। उसने लगभग कुछ भी साथ नहीं लिया था। उसे इतनी आसानी से और आज्ञाकारी तरीके से जाते देखकर लियू दंपति के चेहरे थोड़े बेहतर हो गए। लियू मैडम ने हान्यन का हाथ पकड़ लिया। चलो। लियू रोयन को शायद उम्मीद नहीं थी कि सू हान्यन इतनी आसानी से घर लौट जाएगी। तुम अतीत को पीछे छोड़ पाई, ये सच में बहुत अच्छी बात है। उसने मेरी ओर देखा और ऐसे जताते हुए जैसे अचानक याद आया हो बोली, 16 साल, क्या तुम उससे विदा नहीं लोगी? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पछतावा हो गया। यादें फिर से मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी और मुझे अपने आप आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल हो गया। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, आगे मत जाओ, उसे घर जाने दो। अगर तुम उसे रोकना भी चाहती हो तो क्या तुम में वह क्षमता है? एक्सयू परिवार की एक उंगली से ही तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैंने भी मन ही मन जवाब दिया, असल में मुझे भी लगता है कि उसे वापस जाना चाहिए। मैं उसके लिए फैसला नहीं कर सकती। मैंने अभी तक उससे पूछा ही नहीं कि वह आखिर क्या चुनना चाहती है। मैंने सुहान्यान की कलाई पकड़ ली और वह बैंक कार्ड उठाकर उसकी आंखों में घबराहट से देखने लगी। हान्यान, मैंने अभी तक तुमसे पूछा ही नहीं, क्या तुम जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो पापा को कुछ नहीं चाहिए। चाहे क्षु परिवार मुझे अदालत में ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता था कि हायान निश्चित रूप से नहीं जाना चाहती। उसकी आंखों में साफ साफ जाने का दुख दिखाई दे रहा था। लेकिन सबकी बेचैन नजरों के सामने सुहान्यान ने वह बैंक कार्ड मेरी हथेली में वापस रख दिया और सिर हिला दिया। पैसे कम है क्या? मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। सुहान्यान ने मेरी ओर देखा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बस फिर से वही सवाल दोहराया। फिर उसने लियू मैडम की ओर देखा। माँ, लू अंकल ने इन सालों में मेरे साथ सच में बहुत अच्छा व्यवहार किया है। लियू मैडम ने तुरंत जवाब दिया और मुस्कुराते हुए एक और कार्ड निकालकर मेरी ओर बढ़ा दिया। माफ करना, मैंने ठीक से नहीं सोचा था। इसमें और 5 मिलियन है, इसे रख लो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। हाँ, अभी मैंने कितनी आसानी से पैसे ले लिए थे और उसे एक तरफ कर दिया था। अब मैं ये सब कर रही हूँ। पैसे कम होने के अलावा और क्या वजह हो सकती है? जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो हन्यान ने यह कार्ड भी मेरी हथेली में रख दिया। मैंने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, ठीक है हन्यान, आगे हमेशा खुश रहना। मेरी बात पूरी होने से पहले ही सू हान्यान मुड़कर बाहर चली गई। मैं तुरंत खिड़की के पास भागी और उसे कार में बैठते हुए देखा। आखिरकार
आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई और वापस कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं पूरे 1 घंटे तक रोती रही। आखिरकार सिस्टम ने बोलने की हिम्मत की, होस्ट अब रोना बंद करो, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें और 10 मिलियन दूंगा, अब तुम करोड़पति बन जाओगी। चुप रहो, मैंने रोते हुए उसे डांटा। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी भावनाएं नहीं है? क्या तुमने भी उसे अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे बड़ा होते नहीं देखा? सिस्टम कुछ देर चुप रहा, ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। फिर उसने सावधानी से कहा, अगर तुम्हें उसकी बहुत याद आती है तो मैं तुम्हारा इनाम बदलकर निगरानी कैमरे की सुविधा कर सकता हूँ। आगे जब भी तुम्हें उसकी याद आए तुम कभी भी कैमरा खोलकर उसे देख सकती हो। मेरे रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। मैं एक झटके में उठकर बैठ गई। तो मुझे अभी देखना है। कैमरे में कार के अंदर शांत बैठा हुआ परिवार दिखाई दे रहा था। लियू मैडम ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लियू अंकल, तुम्हें हनियन बुलाते हैं, है ना? मुझे लगता है अनान नाम ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो हम पहले तुम्हें हायान ही बुला सकते हैं। नहीं, मुझे अनन नाम ज्यादा पसंद है। लेकिन हम पास बैठी लियू रियोयान ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली और अचानक मुस्कुराते हुए बोली, बात करें तो लगता है बड़ी बहन ने लू अंकल का असली स्वभाव समझ लिया था, तभी वह जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन बड़ी बहन भी सच में बहुत कठोर है। कह दिया कि जाना है और सच में चली गई। मुझे बड़ी बहन का यह आत्मविश्वास देखकर बहुत जलन होती है। सुहानयान की शांत नजर उसके चेहरे पर जा टिकी। लियू रोयान को उसकी नजर से बेचैनी होने लगी, लेकिन उसे परिवार के सामने मुस्कुराते रहना पड़ा। हाँ, मैंने लू अंकल का असली स्वभाव समझ लिया और यह भी समझ लिया कि मम्मी पापा सच में मुझे लेने आए हैं। तुम भी ऐसी ही हो, है ना? क्या मतलब? सुहानयान ने धैर्य से समझाया। तुम आया की बेटी हो, है ना? और अब भी हमारे घर में रह रही हो। इसका मतलब तुमने भी अपनी सगी माँ के बुरे स्वभाव को समझ लिया और मम्मी ने दया करके तुम्हें अपने पास रख लिया। लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि तुमने अपनी सगी माँ को छोड़ने का फैसला किया, जबकि मैंने अपनी सगी माँ के पास वापस जाने का फैसला किया। सुहानयान धीरे से लियू मैडम के कंधे पर झुक गई और लियू रियोयान की ओर चमकती मुस्कान के साथ देखने लगी। इसलिए तुम्हें मुझसे भी ज्यादा हिम्मत वाली होना चाहिए। मैं सामने का दृश्य देख रही थी और आंसू पोंछते पोंछते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैंने अपने आंसू पोंछे और मेरी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। बस जियन को किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर मैं बुरी हूं तो क्या हुआ? उस दिन से जब भी मुझे खाली समय मिलता मैं कैमरा खोलकर उसे देखने लगी। शुरुआत में मुझे चिंता थी कि हनियान के घर लौटने के बाद वह खुद को बचा नहीं पाएगी और पूरा परिवार उसे परेशान करेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी यह चिंता खत्म हो गई। घर लौटने के पहले हफ्ते में लियू रोयान ने लियू मैडम से रोते हुए शिकायत की कि हनियान ने चोरी की है। हनियान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने कमरे में खुद लगाए हुए निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली और पता चला कि लियू रोयान ने जानबूझकर उसे फंसाया था। घर लौटने के 1 महीने बाद लियू लिंगथियान ने लियू जिमिंग से शिकायत की कि हनियान ने उसकी महत्वपूर्ण फाइलों को उसकी अनुमति के बिना छुआ था। हनियान ने चुपचाप अपनी समय सारणी निकाल कर दिखाई और बताया कि पूरे महीने वह पापा की मदद करने के लिए उनके साथ काम कर रही थी। लियू लिंगथियन को लियू जिमिंग ने जमकर डांट लगाई।